हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू ई लर्निंग विद नावम चैनल। आज का जो सेशन है काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि आज बात करेंगे हम यूथ कंपटीशन टाइम की चैप्टर 22 सॉल्व पेपर की। इसमें हमारा जो रहेगा 53 वाला चैप्टर रहेगा, यानी 53वां चैप्टर है, 54वां हम कर चुके हैं। इसमें टोटल जो बात करी जाए 54 चैप्टर है, तो आपको 54 के 54 प्रैक्टिस सेट करा दिए जाएंगे, यानी चैप्टर करा दिए जाएंगे जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे परीक्षा की दृष्टि से, चाहे वो टीजीटी हो, पीजीटी हो, यूजीसी नेट हो, ठीक है, डाइट लेक्चर आर हो, कुछ भी हो, ऑल होम साइंस सब्जेक्ट के एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि हारा वही है जो लड़ा नहीं। आप हार नहीं सकते, क्योंकि आपने हार मानी नहीं है, क्योंकि हमारा टारगेट ही 100+ का है। तो 100+ काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि 100+ अचीव करना ही करना है। क्योंकि अभी से मान लीजिए कि आपको 100+ चाहिए ही चाहिए, तो इसमें किंतु कोई परंतु नहीं रहेगी अगर आप ठान लेंगे। क्योंकि एक बार अगर सोच लिया जाए तो वो क्या होता है, जो सोच सकते हैं वो आप सब पा सकते हैं, एपीजे कलाम ने कहा है। ठीक है, तो आपका सोचना ज़रूरी है कि 100+, क्योंकि 100+ सोचेंगे तो आप 100+ के नज़दीक होंगे, 100+ पा चुके होंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज की श्रृंखला। जो 53वां चैप्टर उसका नाम है मानव स्वास्थ्य व प्राथमिक चिकित्सा। तो इसमें मानव स्वास्थ्य व प्राथमिक चिकित्सा से रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू टाइप क्वेश्चन हैं उनको हम कवर करेंगे, जो पिछली परीक्षा में भी आए हुए हैं। आपको बता दें सबसे लेटेस्ट वर्जन है, यानी आपको 2021 में ऑल एग्जाम होम साइंस के कहीं पर भी हुए हैं उनके भी क्वेश्चन इसमें हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देखते हैं, सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए पट्टियों की आवश्यकता होती है। तो अगर सिर पर लंबी पट्टी की बात करें तो कितनी पट्टियों की आवश्यकता होगी? तो यहाँ पे होगी 2 पट्टियों की आवश्यकता होगी। ठीक है, खपच्ची या किसी घाव को ड्रेसिंग को यथासंभव रखने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। यह ड्रेसिंग या घाव पर दबाव डालने के लिए प्रयोग में लाई जाती है। लंबी या गोल पट्टियाँ, यह पट्टियाँ प्रायः जालीदार सूती कपड़े, ग्लाइलेज, मार्किन द्वारा बनाई जाती हैं। लंबी पट्टी सिर, उंगली, हाथ, पैर आदि पर बांधी जाती है। सिर पर प्रायः 2 पट्टियों का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ज़्यादातर आता है कि सिर बांधने के लिए कितनी पट्टियों का प्रयोग किया जाता है। तो याद रखेंगे सिर पर केवल मात्र 2 पट्टियों का प्रयोग किया जाता है बांधने के लिए, कुछ इस तरह से दोनों तरफ से बंधाती हैं। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। वर्तमान समय में स्वास्थ्य मिशन किस नाम से प्रख्यात है? ये बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगर बात की जाए, ये यूपी टीजीटी का बच्चों को पढ़ाने वाला क्वेश्चन रहा था। तो यहाँ पे बहुतों को कन्फ्यूजन रहा था कि क्या नाम है वर्तमान में स्वास्थ्य विज्ञान का। तो यहाँ पे स्वास्थ्य विज्ञान की बात की जाए तो उसको कहते हैं प्रिवेंटिव मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ। ठीक है, यहाँ पे जो सी राइट आंसर रहेगा। वर्तमान समय में हेल्थ स्वास्थ्य मिशन को प्रिवेंटिव मेडिसिन एंड पब्लिक हेल्थ के नाम से जाना जाता है। सार्वजनिक स्वास्थ्य और सामान्य निवारक दवा स्वास्थ्य को बढ़ावा देने, बीमारी रोकने, समुदाय और परिभाषित आबादी के जो स्वास्थ्य के प्रबंधन पर केंद्रित है। यह चिकित्सक जनसंख्या आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य कौशलों को प्राथमिक, माध्यमिक और तृतीयक रोकथाम उन्मुख नैदानिक अभ्यास के ज्ञान के साथ विभिन्न प्रकार की संस्थाओं को जोड़ते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। भारत की प्रथम स्वास्थ्य कमेटी की स्थापना वर्ष 1946 में स्थापित की गई थी और इसको इस नाम से जाना जाता है। तो अगर किस नाम से जाना जाता है जो 1956 में स्थापित की गई थी, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो किस नाम से जाना जाता है, तो इसको कहते हैं बोर कमेटी। ये काफ़ी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सी वाला राइट आंसर रहेगा। भारत की प्रथम स्वास्थ्य कमेटी की स्थापना 1946 में स्थापित की गई थी और इसका नाम है भोर कमेटी। इस कमेटी का प्रमुख उद्देश्य देश में स्वास्थ्य की स्थिति और स्वास्थ्य संगठन के संबंध में तत्कालीन मौजूदा स्थिति के सर्वेक्षण में सुधार के लिए भविष्य के विकास के लिए क्या करना है, सिफारिशें करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस प्रकार की हड्डी टूटने में एक अपरिपक्व हड्डी में विभाजन होता है और यह आमतौर पर बच्चों में होता है। तो यहाँ पे हड्डी टूट जाती है, उसका क्या होता है, अपरिपक्व हड्डी में विभाजन होता है और ये क्या होती है, आमतौर पर बच्चों में
होता है। तो ऐसा कौन सा है, तो इसको बोलते हैं ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये क्या है कि आप जब पढ़ेंगे तो इसकी जो टर्मिनोलॉजी है वो समझ में नहीं आएगी और तथा इसके ऑप्शन भी आपकी समझ में नहीं आएंगे। तो मगर ये कहाँ पे पूछा गया है, हरियाणा पीजीटी टीजीटी में पूछा गया। आपको बता दें हरियाणा टीजीटी पीजीटी का या तो नोटिफिकेशन आ गया होगा या आने वाला है, ठीक है। तो हरियाणा में टीजीपी टीजीटी आ रही है, तो आप चाहें तो होम साइंस से वहाँ पर भी ट्राई कर सकते हैं। ग्रीन सिस्टिक फ्रैक्चर की हड्डी टूट में एक अपरिपक्व हड्डी में विभाजित होता है। यह आमतौर पर बच्चों में होता है। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर हड्डियों से संबंधित समस्या है जिसमें हड्डियां मुड़ जाती है, लेकिन हड्डी दो भागों में टूटकर अलग नहीं होती है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट फ्रैक्चर भी कहते हैं। क्योंकि यहाँ पे क्या होता है कि पूरी तरह दोनों हड्डियाँ आपस में अलग नहीं होती, इस तरह नहीं होती, हल्का सा इनमें क्या है, मुड़ाव आ जाता है बस। हरी झंडी को तोड़ा जाता है तो क्या होता है, जो हरी छड़ देखी होगी आपने, हरी छड़ या हरी लकड़ी को जब तोड़ा जाता है तो वह मुड़ जाती है लेकिन टूटती नहीं है। इसी तरह बच्चों की भी जो हड्डियाँ होती हैं वो मुड़ जाती हैं, पूरी तरह से टूटती नहीं है, यहाँ पे ये कहा जा रहा है। इसीलिए हरी जो छड़ी है या फिर कहें हरा डंडा जो आप पेड़ से तोड़ें और उसको तोड़ के देखिए तो वो मुड़ेगा, टूटेगा नहीं। उसी आधार पर समस्या का नाम ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर रखा गया है। ग्रीन स्टिक का मतलब हो गया हरी छड़, ठीक है। तो इसीलिए कहते हैं हरी छड़ को तोड़ा जाता है तो क्या हो जाती है, वो मुड़ जाती है, इसीलिए इस वाले फ्रैक्चर का नाम रखाया गया ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। इसे पर्सलियर फ्रैक्चर भी कहते हैं। ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर ज़्यादातर 10 साल से कम के उम्र बच्चों में देखा गया है। इसको एक और नाम याद रखिएगा, इसे क्या कहते हैं, पार्शियल फ्रैक्चर भी कहते हैं, ठीक है। ये 10 साल से कम के उम्र के बच्चों में देखा गया, क्योंकि बच्चों की हड्डियां मुलायम और लचीली होती हैं, इसलिए बड़ों की तुलना में बच्चों को ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर ज़्यादा प्रभावित करता है। पट्टी बांधने के लिए किस गांठ का प्रयोग किया जाता है, तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, तो यहाँ पे रहेगा रीफ गांठ। पट्टी बांधने के लिए रीफ गांठ का प्रयोग किया जाता है। पट्टी बांधने के लिए रीफ गांठ का प्रयोग किया जाता है। यह मरीज के शरीर में चुभती नहीं है, वर्ण गद्दी का कार्य करती है। इसे पार्सल गांठ, चिपकी गांठ, चौकोर गांठ भी कहते हैं। इसके और अन्य नाम याद रखिएगा, पार्सल गांठ क्या है या पार्सल गांठ का अन्य नाम क्या है, तो रीफ गांठ। चिपकी गांठ का अन्य नाम क्या है, रीफ गांठ। चौकोर गांठ का अन्य नाम क्या है, रीफ गांठ, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। हर्ट्जबर्ग के अभिप्रेरण हाइजीन सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा हाइजीन कारक नहीं है, तो हाइजीन कारक नहीं है पूछा जा रहा है, तो वह है कार्य अपने आप। ये क्या है, कार्य अपने आप में, तो ये क्या है, हाइजीन कारक नहीं है। हर्ट्जबर्ग के अभिप्रेरण हाइजीन सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कार्य अपने आप में हाइजीन कारक नहीं है, जबकि कार्यकारी अवस्थाएं, वेतन, पर्यवेक्षक के साथ संबंध आदि हाइजीन कारक हैं। आईपीवी त्वचा के नीचे दिया जाता है। आईपीवी का पर्यावरणीय क्या है, तो आईपीवी का क्या पर्यावरणीय ये पूछा जा रहा है, तो इसे कहते हैं इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन, ठीक है। आईपीवी यानी इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन कहा जाता है। ये कहाँ दी जाती है, त्वचा के नीचे दी जाती है। ये कहाँ पूछी गई है, झारखंड में। झारखंड का टीजीटी पीजीटी चल रहा है, मतलब वहाँ पे होम साइंस सब्जेक्ट नहीं है। अगर आप अदर सब्जेक्ट से एक डालना चाहें तो डाल सकते हैं, क्योंकि झारखंड का टीजीटी पीजीटी में क्या होता है कि आपके सब्जेक्ट के क्वेश्चन प्लस उसमें हिंदी के भी क्वेश्चन आते हैं। तो देख लीजिएगा, जिस तरह यहाँ का जीआईसी होता है उसी तरह वहाँ का झारखंड का पीजीटी और टीजीटी है। आईपीवी त्वचा के नीचे दिया जाता है। इसका पर्यावरणीय यानी इनएक्टिवेटेड पोलियो वायरस वैक्सीन है। अगर किसी व्यक्ति को अचानक रसायन दाह हो जाता है तो तुरंत क्या करना चाहिए, तो ऐसे व्यक्ति के साथ क्या करना चाहिए, प्रभावित भाग को हल्के डिटर्जेंट से धोएं और सहायता पहुंचाने तक उसकी मालिश करें। अगर उसे क्या हो जाता है, रासायनिक दाह हो जाता है। तो अगर किसी व्यक्ति को अचानक रासायनिक दाह यानी केमिकल ब्रोन हो जाता है तो प्रभावित भाग से कपड़े या गहने को हटा दें तथा प्रभावित भाग को हल्के डिटर्जेंट से धोएं। आपने अमूमन एक चीज़ तो देखी होगी कि जब आप जल जाते हैं तो हम क्या करते हैं, उस भाग से अगर हमारे
क्या होता है, बाल भी होते हैं तो हम उसे हटा देते हैं। तो इसी तरह सेम इस प्रोसेस में करा जा रहा है। प्रभावित भाग को हल्के डिटर्जेंट से धोएं तथा सहायता पहुंचाने तक इसकी मालिश करें। दर्द होने पर दर्द निवारक जैसे कि इब्रूप्रोफेन या फिर एसिटामिनोफल ले सकते हैं। यहाँ पे कुछ दवाइयाँ बताई जा रही हैं जो रासायनिक दाह में इम्पोर्टेंट हैं, तो याद रखेंगे इब्रूफेन और एसिटामिनोफल ले सकते हैं। मानव दूध में प्रमुख इम्यूनोग्लोबिन निम्न में से कौन सा है? तो अगर बात की जाए इम्यूनोग्लोबिन की तो यहाँ पे बहुत इम्पोर्टेंट हो जाता है IgA। ये भी कहाँ का? झारखंड का TGT का है। अगर बात की जाए IgA की तो ये क्या है? एंटीबॉडी। बच्चे की प्रतिरक्षा प्रणाली जन्म के समय पूरी तरह से विकसित नहीं होती है। बच्चों को IgA बैक्टीरिया, वायरस, कवक और परजीवी के कारण होने वाली बीमारियों से बचा सकती है। बच्चों को निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करता है। ये क्या करता है? याद रखेंगे इम्यूनोग्लोबिन क्या करता है? IgA। ये क्या करता है? याद रखिए मानव दूध में प्रमुख इम्यूनोग्लोबिन IgA है। यह बच्चों को निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करता है। कैसी प्रतिरक्षा? निष्क्रिय प्रतिरक्षा प्रदान करता है। एंटीबॉडीज। बच्चों की प्रतिरक्षा प्रणाली जन्म के समय पूरी तरह से विकसित नहीं होती है। ठीक है। सांप द्वारा काटे हुए व्यक्ति जब आपको सांप काट जाता है तो उस व्यक्ति की देखभाल करते समय किस बात से बचाव करना चाहिए? तो हमें किस बात से बचाव करना है? तो काटे हुए भाग को स्थिर रखना, यानी हिलाना डुलाना नहीं है, जिससे कि ब्लड का वहाँ पे क्या हो, सर्कुलेशन ना हो सके। और दिल से नीचे रखना। अगर जहर दिल के आसपास पहुंच जाता है तो आपका मेडिसिन भी वहाँ पे फिर कुछ नहीं कर पाएगा। तो दिल के नीचे रखना है, तो यानी वो भाग हमें नीचे की तरफ लटका के रखना है, जिससे कि वो ऊपर की तरफ गति ना करे। उसे क्या करना है? बांध देना है। सांप द्वारा काटे हुए पीड़ित व्यक्ति की देखभाल करते समय सांप काटे हुए भाग को स्थिर रखना है, दिल से नीचे रखना है। सर्प के काटने पर तुरंत डॉक्टर को बुलाना चाहिए। डॉक्टर के आने तक जहर को शरीर में और फैलने से रोकने का पूरा प्रयत्न करना चाहिए। इसके लिए काटे हुए स्थान से हृदय की ओर बंधन बांधना चाहिए, जिससे रक्त का संचरण रुक जाए। ठीक है। बंधन का मतलब है जैसे आपके पैर में काटा, तो आपका यहाँ काटा गया हो तो यहाँ आप क्या कर दें? टाइट किसी रस्सी से, किसी कपड़े से बांध दें, जिससे कि ब्लड का सर्कुलर इस तरह से ना हो सके, जिससे रक्त का संचरण रुक जाए और विष विषाक्तता से शरीर में ना फैले। जो विष होता है वो क्या है? शरीर में शीघ्रता से ना फैले, मतलब फैले। आप कितना भी टाइट बांध लें, ब्लड सर्कुलर होता है, बट इतनी स्पीड से नहीं होता जितना वो पहले हो रहा था। तो विष क्या है? शीघ्रता से पूरे शरीर में नहीं फैलता है। दूसरा कह रहा है कि बंधन बांधने के पश्चात क्या करें कि सर्व डंस वाले स्थान पर, जैसे उसका मूल जहाँ पे है, जहाँ पे डंस होता है, उस स्थान को तेज धार वाले चाकू या फिर ब्लेड से काट कर थोड़ा सा रक्त बाहर निकाल दें, जिससे होता है कि उसका जहर भी बाहर आ जाता है। फिर उस घाव को पोटेशियम परमैंगनेट से धोकर उससे ऐसे भर देना चाहिए। जैसे आपने उसे चाकू या फिर ब्लेड से काटना सबसे उपयुक्त रहता है, क्योंकि वो ब्लेड से वहीं के वहीं एक धार सी बनती है। ठीक है। तो ब्लेड से काटने के बाद आप क्या करें? पोटेशियम परमैंगनेट से धोकर उसमें इसे भर दें। तो उससे क्या होगा कि उसका जो विषाक्त जहर है वो बाहर निकल जाएगा। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप नंबर पर मिल जाएगी, तो परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। मिथाइल विषाक्तता के उपचार के लिए निम्नलिखित में से क्या प्रयुक्त किया जाता है? तो मिथाइल अल्कोहल प्रयुक्त किया जाता है। ठीक है। मिथाइल विषाक्तता के उपचार के लिए मिथाइल अल्कोहल प्रयुक्त किया जाता है। मिथाइल विषाक्तता सबसे अधिक क्या होती है? विंडशील्ड वॉशर तरल पदार्थ पीने के बाद होती है। आत्महत्या द्वारा मरने के प्रयास से आकस्मिक या उद्देश्यपूर्ण तरीके से किया जा सकता है। यदि बच्चे को कोई कीड़ा काटता है तो दर्द नियंत्रण के लिए कौन सी दवाई नहीं देनी चाहिए? तो आपने सबने व्हाट्सएप पर देखा होगा, एक जनवरी मैसेज हुआ था, तो वो हमारी ये पैरासीटामोल, ये क्या करती है कि त्वचा पर लाल लाल धब्बे यानी स्पॉट से बना देती है। ये क्या करती है? साइड इफ़ेक्ट छोड़ती है। NRHM कार्यक्रम किस विभाग से संबंधित है? तो NRHM की बात की जाए तो ये स्वास्थ्य विभाग से संबंधित है, क्योंकि ये जुड़ा है स्वास्थ्य। PEM
का पूरक सूचक है। तो PEM की बात करें तो प्रोटीन, एनर्जी और मालन्यूट्रिशन। तो यहाँ पे PEM का पूर्ण सूचक कौन होता है? तो आयु अनुसार वजन कम होना। ये क्या होता है कि जो आयु है, आयु के अनुसार वजन कम होना होता है। 5 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चों की कृत्रिम श्वसन की कौन सी विधि दी जाती है? तो यहाँ पे सेफर विधि दी जाती है। अगर 5 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चे हैं तो हम कौन सी विधि देंगे? सेफर विधि देंगे। आपको जल्दी ही हम क्या करेंगे, यहाँ से एक क्वेश्चन बनता है कृत्रिम श्वसन से। तो सारी इमेज आपकी व्हाट्सएप और टेलीग्राम पर पोस्ट कर दी जाएगी, जैसे कि आप सारे श्वसन की विधियाँ पढ़ लें, या फिर PDF ही अपलोड कर दी जाएगी। 5 वर्ष से अधिक आयु वाले बच्चों को कृत्रिम श्वसन की सेफर विधि दी जाती है। इस विधि में सर्वप्रथम व्यक्ति की कोट आदि वस्त्र उतार दिए जाते हैं। रोगी के पेट के बल लेटाकर सिर एक करवट की ओर रखा दिया जाता है। इस तरह से सिर को रख दिया जाता है। ऐसे एक साइड से शरीर को सिर की ओर सीधा फैला दिया जाता है। तो इस तरह से हम लोग क्या करते हैं, उसे सेफर विधि देते हैं। बहुत पूछा जाता है, सेफर विधि है तो याद रखिएगा किसके लिए है सेफर विधि? कृत्रिम श्वसन क्रिया है। सेफर विधि क्या है? कृत्रिम श्वसन क्रिया है। कार्यक्षमता तथा कार्य की आवश्यकता के बीच हमें क्या करना है? जितना अधिक सामंजस्य होगा। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा कि ये उतना कम कार्यकर्ता को चोट लगने का खतरा रहेगा, क्योंकि अगर सामंजस्य नहीं होगा तो चोट अधिक लग जाएगी। तो उत्तर हो जाएगा B। नेक्स्ट चलते हैं। कार्यक्षमता तथा कार्य की आवश्यकता के बीच जितना अधिक सामंजस्य होगा उतना कम कार्यकर्ता को चोट लगने का खतरा रहेगा। मानव शास्त्रीय संरचनात्मक आयाम जो कि संबंधित है, तो किससे संबंधित है? तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा? लंबाई से और कम की परिधि से। ठीक है, लंबाई से है और यहाँ पे है काम की परिधि से। यहाँ पे काम दे रखा है बट क्या है, यहाँ पे काम ना होकर क्या हो जाएगा? कमर हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे क्या हो जाएगा? कमर हो जाएगा। ठीक है, लंबाई से और कमर की परिधि से। तो यहाँ पे ऑप्शन बनेगा C। मानव शास्त्रीय संरचनात्मक आयाम जो कि संबंधित है वजन और हाइट, लंबाई और किससे? कमर की परिधि से। तो यहाँ पे हाइट दे रखी है, लंबाई, ठीक है, वजन और कमर की परिधि। मानव शास्त्रीय संरचनात्मक आयाम जो कि संबंधित है वजन, शरीर की स्थिति, लंबाई, कमर की परिधि, किससे है? तो कमर की परिधि। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं कि क्या है मानव शास्त्रीय संरचनात्मक आयाम। तो पहला क्या है? वजन। ठीक है, दूसरा क्या है? लंबाई और तीसरा क्या है? कमर की परिधि। तो यहाँ पे पहला, दूसरा और फोर्थ, पहला, दूसरा और फोर्थ, हम पहला, तीसरा और फोर्थ कहाँ पे है? तो पहला, तीसरा, दूसरा, तीसरा, पहला। ठीक है, पहला, तीसरा और फोर्थ हमें कहीं पे नहीं मिल रहे हैं। तो हमारा जो राइट आंसर रह जाएगा वो क्या रह जाएगा? यहाँ पे फोर्थ और थर्ड। ठीक है, यहाँ देखें तो पहला और फिफ्थ है, तो ये भी हट गया। पहला और तीसरा और फोर्थ, तो यहाँ पे ये नहीं है। तो हमें राइट आंसर जो माना जाएगा वो क्या माना जाएगा? तो C ही माना जाएगा। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। मानव शास्त्रीय संरचनात्मक आयाम जो कि संबंधित है वजन, लंबाई, कमर की परिधि आदि से। दांत की सफाई न होने पर फंसे भोजन का अंश तो क्या कहलाता है? फंसे भोजन का अंत अगर दांत की सफाई नहीं होती है तो वो उपयुक्त सभी पॉलिश काट देता है, बैक्टीरिया उत्पन्न करता है, मुख में दुर्गंध करता है। इसलिए हम रात को भी सुबह जगने के बाद, फ्रेश होने के बाद और रात को सोने से पहले ब्रश की सलाह दी जाती है। दांत की सफाई होने पर फंसे भोजन का अंश पॉलिश काट देता है, बैक्टीरिया उत्पन्न करता है तथा मुख में दुर्गंध आती है। स्वस्थ और मजबूत दांतों के लिए दांतों की सफाई परम आवश्यक है। हम तो खाते पीते वह मुंह द्वारा शरीर में जाता है। भोजन के कण दांतों की जड़ों में चिपक जाते हैं। यदि मुख को कुल्ला करके अच्छी प्रकार साफ करके नहीं किया जाए तो मुंह गंदा रहने से भोजन
के अंश सड़ जाते हैं और रोगाणु उत्पन्न होकर शरीर में रोगग्रस्त बना देते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कब स्वच्छ भारत अभियान की घोषणा की थी? तो स्वच्छ भारत अभियान की मोदी जी ने कब की थी? तो याद रखेंगे अक्टूबर था, 2 अक्टूबर। वह डेट क्या थी? 2014, 2 अक्टूबर 2014 को। स्वास्थ्य शिक्षा और शारीरिक शिक्षा का प्रमुख उद्देश्य है, तो यहाँ पे दोनों की ही शिक्षा की बात की जाए तो इनका क्या उद्देश्य होता है? सामाजिक आदतों एवं आवृत्तियों हेतु। तभी हम शारीरिक शिक्षा और स्वास्थ्य शिक्षा को पढ़ते हैं। ये GIC 2017 का पेपर है या क्वेश्चन है। चलिए, स्वास्थ्य शिक्षा और शारीरिक शिक्षा की प्रमुख उद्देश्य सामाजिक आदतों एवं आवृत्तियों हेतु। स्वास्थ्य शिक्षा मनुष्य में आदतें निरंतर अभ्यास कारण पर जाती हैं। भविष्य में ये आदतें ही मानव प्रकृति का रूप धारण कर लेती हैं। तथा बचपन से ही मानव बालक के अंदर स्वस्थ आदतों का समावेश करना माता पिता का पुनीत कर्तव्य है। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO के एक सम्मेलन में स्वास्थ्य को इन शब्दों में परिभाषित किया गया है: शरीर की रोग से मुक्त दशा स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि व्यक्ति के स्वास्थ्य से तो उसका संपूर्ण शारीरिक, मानसिक, संवेगात्मक कल्याण निहित है। यानी वो शरीर से, मन से और संवेगों पर, यानी उसे गुस्सा ना आए, जो उसे हंसता ही ना रहे, यानी उसके संवेगों पर उसका पूर्ण नियंत्रण हो। प्रारंभिक स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया है? तो यहाँ पर सर्वप्रथम अगर बात की जाए किसने प्रस्तुत किया है, तो वो हमारी वोर कमेटी ने सर्वप्रथम प्रस्तुत किया है। किसको? प्रारंभिक स्वास्थ्य केंद्र की आवश्यकता, नीड को। देखते हैं यहाँ पे NRHM का पूरा नाम क्या है? तो अगर बात की जाए NRHM का पूरा नाम क्या है, तो यहाँ पर रहेगा नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। ठीक है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन क्या है? इसका पूरा नाम है। NRHM का पूरा नाम नेशनल रूरल हेल्थ मिशन। इसकी स्थापना 2005 में की गई थी, जिसका उद्देश्य गांव में रहने वाले लोगों की देखभाल करना, उनके स्वास्थ्य संबंध जरूरतों को पूरा करना तथा उनका विकास हो सके। यह स्वास्थ्य कल्याण मंत्रालय के अंतर्गत आता है। स्वास्थ्य संपूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक स्वास्थ्य की स्थिति है। ठीक है, कैसी स्थिति है? तो याद रखेंगे स्वास्थ्य क्या है? संपूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक स्वास्थ्य की स्थिति है तथा मात्र रोगों का अभाव अथवा सूचनात्मकता नहीं है, ऐसा परिभाषित किया गया है। तो किसने किया है? तो WHO के द्वारा। ठीक है, WHO के द्वारा। स्वास्थ्य शिक्षा की विधियाँ हैं, तो यहाँ पे है उपरोक्त सभी, यानी व्यक्तिगत संपर्क, समूह संपर्क और जनसंपर्क, ये सभी क्या है? स्वास्थ्य शिक्षा की विधियाँ हैं। मानव सामान्य रूप से जो देखने में हष्ट पुष्ट दिखाई दे उसे स्वास्थ्य समझा जाता है। ऐसा माना जाता है कि अच्छे स्वास्थ्य वाला व्यक्ति प्राय किसी रोग से ग्रस्त नहीं हुआ करता है। इसके विपरीत जो व्यक्ति प्राय किसी न किसी रोग का शिकार होता रहता है। इसीलिए स्वास्थ्य शिक्षा हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पे मिल जाएगी। तो केवल और केवल आपको क्या करना है? अभी केवल और केवल रिविजन करना है, यानी ध्यान से सुनना है, क्योंकि ज़्यादातर हमारा जो पांचों इंद्रियां हैं इनका ही प्रयोग हमें शिक्षा में सफलता दिलाता है। यानी ध्यान से सुनना, देखना और किसी चीज़ का लिखकर अभ्यास करना भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है। चलिए, यह बैंडेज में प्रयोग होता है। तो आपने बैंडेज देखी होगी, तो बैंडेज में कुछ इस तरह से लगा होता है यहाँ बीच में, फिर ये इस तरह से लंबी होती है। अगर आपको उंगली पर लपेटना हो तो आराम से लपेट लेते हैं, मगर ये वाला जो हिस्सा है बैंडेज का, ये हम घाव वाली जगह पर रखते हैं। जिसके लिए हम बैंडेज को बांध रहे हैं उस पर ये रखा जाता है, चाहे चोट का हो चाहे घाव का हो, उस पर। तो ये किसकी है? तो बीच में जो लगा होता है ये बैंडेज में प्रयोग होता है। तो गॉज काफ़ी इम्पोर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो गॉज जो है जो बैंडेज में लगा हुआ होता है। नेशनल इंस्टीट्यूट फॉर द विजुअली हैंडीकैप, राष्ट्रीय दृष्टिबाधित एंड विकलांग संस्थान। तो यहाँ पे देखते हैं कि कहाँ पे स्थित है। तो ये स्थित है हमारा देहरादून में। वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है, यानी एड्स दिवस कब मनाया जाता है? तो ये मनाया था 1 दिसंबर को।
सूची यहाँ पे 2 दे रखी हैं, फर्स्ट और सेकंड। इन्हें क्या करना है, सम्मिलित करना है। तो अगर बात की जाए NRIGA, तो यहाँ पे क्या है, ये क्या है, तो याद रखिएगा ये क्या है, तो ये मनरेगा। ये क्या है, तो ये रोजगार कार्यक्रम है। NRHM की अगर बात की जाए तो ये क्या है, तो ये किससे जुड़ा हुआ है, तो ये जुड़ा हुआ है NRHM जो अभी हमने देखा था। तो ये किससे है, तो ये स्वास्थ्य से है। अगर बात की जाए TSC की, तो TSC किससे रिलेटेड है, तो TSC क्या है, स्वच्छता से रिलेटेड है। बचा कौन, ICDS। तो ICDS की अगर बात करते हैं तो ये है बाल स्वास्थ्य एवं पोषण। तो यहाँ पे उपयुक्त जो कोड बनेगी वो देखते हैं कि क्या बनेगी, बी, पहले का 4th यानी रोजगार। NREGA रोजगार से है, NRHM किससे है, स्वास्थ्य से है, TSC स्वच्छता से है, ICDS बाल स्वास्थ्य एवं पोषण है। अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस निम्नलिखित में से कौन सी तारीख को मनाया जाता है, तो ये कब मनाया जाता है, तो ये हमारा 8 सितंबर। मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार किसी भी देश में मानव विकास मापन के लिए आयाम हैं, तो कौन से आयाम है किसी भी देश में मानव विकास के लिए, तो वो पहला रहता है प्रसन्नता, दूसरा रहेगा, पहला क्या आयाम है, तो पहला है प्रसन्नता, दूसरा जो रहेगा वो देख लेते हैं क्या रहेगा। ठीक है, पहला क्या था, प्रसन्नता। अगर दूसरे की बात की जाए तो वो ज्ञान, और ज्ञान के बाद जो नेक्स्ट बनेगा वो है विशिष्ट जीवन स्तर। तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा, यानी पहला था प्रसन्नता, तो यहाँ पे जो ऑप्शन बनेगा वो देख लेते हैं, ACD करेक्ट आंसर रहेंगे। यहाँ पे बात करते हैं किसकी, तो ये हमारा है अविकथन, दूसरा है कारण। तो यानी अविकथन और कारण सही है कि नहीं देखते हैं। जन स्वास्थ्य व पोषण कार्यक्रमों में शारीरिक क्रियाओं के लिए अधिक खुले स्थान बनाए जाने चाहिए ताकि स्वास्थ्यता को बढ़ावा दिया जा सके। ठीक है, और जबकि आर कह रहा है, कारण क्या कह रहा है कि अधिक शारीरिक भार व मोटापा गैर संक्रमण रोगों के विकास को बढ़ावा देने का मुख्य कारण है। तो यहाँ पे जो कोड बनेगी क्या बनेगी, इसमें ए और आर दोनों सही हैं। बढ़ती उम्र के साथ शारीरिक कार्यों में होने वाले परिवर्तन निम्नलिखित हैं, तो वो कौन से परिवर्तन है शारीरिक कार्यों में होने वाले, तो सारगोपनीया पहला क्या रहेगा, सारगोपनीया। दूसरा जो रहेगा वो है BMD। ठीक है, जो दूसरा रहेगा वो क्या रहेगा, वो हमारा, ठीक है, वो हमारा BMD में कमी। और जो तीसरा जो राइट रहेगा वो फिर देखते हैं क्या रहेगा, डिसम्यूसिया। ठीक है, डिसम्यूसिया। और नेक्स्ट जो रहेगा वो देख लेते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो PDF की अगर बात करें तो आपको कहाँ, हमारे टेलीग्राम पर मिल जाएगी। तो अब यहाँ पे हमें क्या देखना है, इसमें ऑप्शन देखने हैं कि कौन सा सही रहेगा। तो पहला था, तो दूसरा, तीसरा था और चौथा था। तो पहला, तीसरा और चौथा, तो यहाँ राइट आंसर रहेगा B। इसमें क्या है, पहला, तीसरा और चौथा है। ठीक है, A और R हैं। ठीक, यहाँ पे देखते हैं कि क्या रहेगा।
अविकथन और कारण। अविकथन की बात की जाए तो ए है, और अगर कारण को देखा जाए तो आर से रिप्रेजेंट करते हैं। एक बात करते हैं, एक सेंटीग्रेड पैमाने पर तापमान का मापन अंतराल पैमाने का उदाहरण है, जबकि आर क्या कह रहा है कि अंतराल पैमाने में मानों का क्रम महत्वपूर्ण उल्लेखनीय होता है, परंतु श्रेणियों के बीच अंतर की वास्तविक जानकारी नहीं हो पाती है। तो श्रेणी जो बनी हो उसमें अंतर करने की वास्तविक जानकारी नहीं हो पाती है। तो क्या करेंगे, तो यहाँ पे क्या रहेगा आंसर, वो रहेगा ए और आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पे एक है, एक ए क्या है, अवकथन है, जबकि आर क्या है, तर्क या फिर कथन है। तो चलिए देखते हैं। अवकथन कह रहा है जनसंख्या के बड़े आकार के प्रत्यक्ष के अध्ययन पर आधारित शोध निष्कर्षों से पूरी जनसंख्या के लिए व्यापक परिणाम सदैव निकाले जा सकते हैं। अगर आप बड़ा आकार लेते हैं प्रत्यक्ष का यानी सैम्पलिंग का, आप जब बड़ा आकार लेते हैं तो आप क्या कर सकते हैं, जनसंख्या के लिए व्यापक परिणाम सदैव निकाले जा सकते हैं, ये कह रहा अविकथन। जबकि कारण क्या कह रहा है, प्रत्यक्ष के आकार से प्रतिनिधानात्मकता सुनिश्चित नहीं होती। जबकि आर कारण कह रहा है कि आप कितना भी बड़ा आकार ले लीजिए पर आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर सुनिश्चित नहीं कर सकते किसको, निधानात्मकता को। तो देख लेते हैं क्या इसमें राइट रहेगा। तो यहाँ पे ए गलत है जबकि आर सही है, क्योंकि हम जो भी निकलता है परिणाम उसको कहते हैं कि हमने इतने लोगों पे अप्लाई किया, हमारा ये परिणाम निकला। इसका ये मतलब नहीं है कि वो पूरे सार्वभौमिक यानी यूनिवर्स पर लागू हो जाए, क्योंकि आपने देखा है कुछ तो यूनिवर्स में अपवाद होते हैं, कुछ आर्टिकल अपवाद हैं, ऐसे कुछ लोग भी अपवाद हैं, जिनके हाथ नहीं वो हाथों वालों को फेल कर दें, जिनके पैर नहीं वो पैर वालों को फेल कर दें। तो इसलिए ऐसे लोगों क्या है, प्रकृति के अपवाद हैं। एपीए के अनुसार सामान्य नैतिक सिद्धांत निम्न में से कौन से हैं। तो यहाँ पे एपीए के अनुसार देखे जाएंगे तो कौन से सिद्धांत तो होंगे। तो पहला जो सिद्धांत होता है वो है उपकारिता और नॉन माल फेसेंस का, ठीक है। दूसरा जो होएगा इसमें वो क्या होगा, विश्वसनीयता होगा। तीसरा जो होगा वो न्याय होगा। न्याय के बाद जो आएगा एक निष्ठता आएगा। तो एक निष्ठता हमारा किधर है, तो न्याय के बाद एक निष्ठता आएगा। तो यहाँ पे जो राइट बनेगा वो क्या बनेगा, देखते हैं कि जो राइट गुड रहेगी वो क्या रहेगी, क्योंकि ए के बाद डी, ए के बाद क्या था, ए और ए के बाद यहाँ पे देखते हैं क्या बनेगा, ए के बाद डी, डी के बाद ई और एफ। तो यहाँ पे ए राइट आंसर रहेगा। रोगों की रोकथाम और स्वास्थ्य का संवर्धन डॉट डॉट का प्राथमिक उद्देश्य है। तो किसका है, रोकथाम दवा का, ठीक है। ये यही गलती है कि इसका प्राथमिक उद्देश्य क्या है कि रोगी के स्वास्थ्य में क्या हो, सुधार हो सके। ये कब पूछा गया है, तो आपका पीजीटी 2019 में पूछा गया है। SARS को विस्तारित करें, तो SARS क्या है, इसे विस्तारित करें। तो अगर इसको विस्तारित करते हैं तो इसका जो पूर्ण रूप होता है वो होता है सीवियर एक्यूट रेस्पिरेटरी सिंड्रोम। जो बी वाला है वो राइट आंसर है, ठीक है। बिस्तर घाव के क्या कारण है। तो अगर बिस्तर पे आपके घाव हो रहा है तो उसके ये सभी कारण है, दबाव, रगड़, गीलापन, उपयुक्त सभी देखा होगा। ओल्ड एज में जब आप ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक बिस्तर पे पड़े रहते हैं, उन्हें देखा होगा 18 से 20 घंटे तक वो बिस्तर पर ही रहते हैं, ये मानो पूरे दिन वो बिस्तर पर रहते हैं, तो उनके शरीर में घाव हो जाते हैं, जख्म हो जाते हैं। इसलिए उनके लिए हवा, जिसमें हवा भरी रहती है वो वाला गद्दा आता है, इसीलिए आता है कि उनकी जख्म ना हो। तो रगड़ के कारण, दबाव के कारण और कभी कभी उनकी टॉयलेट वगैरह निकलती रहती है बिस्तर पे, तो गीलापन के कारण हो जाता है। इसको दूसरा टर्म इसका याद रखिएगा, सया ब्लड। जो सया ब्लड है वो होता है इसका दूसरा टर्म। बिस्तर पर लंबे समय तक पड़े रहने का कारण शरीर पर किसी जगह पर जख्म हो जाते हैं। आपने देखा ज़्यादा ओल्ड एज वाली व्यक्तियों को छूना तो उनकी ऐसा लगता है खाल उपट के हाथ में आ जाएगी। तो ये क्या है, उनकी पूरी शरीर झुलस जाता है, यानी पूरे शरीर पर घाव चत्ते चत्ते से हो जाते हैं।
नेक्स्ट चलते हैं स्वास्थ्य केवल रोग अथवा दुर्बलता की अनुपस्थिति नहीं है, बल्कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक स्वास्थ्य की अवस्था है। तो ये कथन किसने कहा है? जहाँ पे हमें संपूर्ण शारीरिक मानसिक टर्म मिला है तो विश्व स्वास्थ्य संगठन का, WHO का, क्योंकि ये अभी भी इससे पहले भी आ चुका है, तो WHO ने कहा है। नेक्स्ट देखते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। WHO की परिभाषा तो याद रखिए, बस इतना याद रखना है किसी ने क्या कहा है कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक तीनों स्तरों पर किसने बल दिया है? तो WHO ने। अच्छे स्वास्थ्य के संदर्भ में किसका महत्व है? अच्छी आदतों का, घरेलू स्वच्छता का, शारीरिक स्वच्छता का, इन सब का। तो यहाँ पे ये राइट आंसर क्या रहेगा? तो इन सब का, क्योंकि तभी आप अच्छे स्वास्थ्य को पा सकते हैं जब आप में ये सभी चीज़ें हों। स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने हेतु सरकार द्वारा क्या प्रयास किया जा रहा है? तो यहाँ पे प्रयास है, भाषणों का आयोजन किया जा रहा है, प्रदर्शनियाँ लगाई जा रही हैं, चलचित्र का निर्माण किया जा रहा है। उपयुक्त सभी आपने देखा होगा, दीवारें रंगी रहती हैं, रंग बिरंगे जो होते हैं उनसे, यानी कोविड टाइम में ये था कि मुंह पर कपड़ा लगाएं, ये सब तो हमें दीवारों पर पोस्टरों के थ्रू बताया जा रहा था। इसमें देखिए कहा जा रहा है कि भाषणों, सभाओं व गोष्ठियों का आयोजन करने की जानकारी प्रदान करती है, जानकारी प्रदान करती है, जागरूकता से संबंधित प्रदर्शनी लगाई जाती है, स्वास्थ्य से संबंधित वीडियो व चलचित्रों को बनाकर श्रव्य दृश्य साधनों के माध्यम से स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करती है, सरकार के कर्मचारी घर घर जाकर स्वास्थ्य से संबंधित जानकारी प्रदान करते हैं। खुले घाव के लिए प्राथमिक चिकित्सा देते वक्त आप क्या करेंगे? घुसी हुई वस्तुओं को निकालना चाहिए। ये कब का है? ये TGT 2005 का क्वेश्चन है। तभी आप खुले घाव की मरम्मत कर सकते हैं जब आप उसमें घुसी हुई चीज़ों को निकाल देंगे। पट्टियों को वर्गीकृत किया जाता है इनमें, तो हम पट्टियों को किन में वर्गीकृत करते हैं? तो त्रिकोण या गोल और लिपटी पट्टियों में वर्गीकृत करते हैं, यानी त्रिकोणी पट्टी बताते हैं, गोल बताते हैं, लिपटी हुई पट्टी बताते हैं। आपने देखा होगा यहाँ पे लगाते हैं और लिपटी हुई पट्टी होती है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पट्टियों के प्रकार की बात की जाए तो त्रिकोणी होती है और छींटेदार होती हैं और ये कैसी हैं? लुढ़की हुई होती हैं। एक व्यक्ति जिसके कपड़े में आग पकड़ ली है की मदद के लिए हमें नहीं करना चाहिए, तो हमें क्या नहीं करना चाहिए? उसकी ओर हमें क्या नहीं करना चाहिए पूछा है, तो उस व्यक्ति को चारों ओर दौड़ाना नहीं चाहिए। उससे क्या होगा? ऑक्सीजन मिलेगी और आग और ज्वलन मतलब और भयंकर रूप धारण कर लेगी। एक प्राथमिक चिकित्सा देने वाले व्यक्ति को ऐसा नहीं करना चाहिए, तो उसे क्या नहीं करना है? जब वो प्राथमिक चिकित्सा दे रहा है तो किसी अन्य व्यक्ति द्वारा बांधी गई पट्टी को खोलकर चोट की जांच करना, क्योंकि वो डॉक्टर नहीं है, ठीक है, तो इसलिए उसे जांच नहीं, उसे तो जो उसे दिख रहा है उसका ट्रीटमेंट करना, जिससे कि व्यक्ति की जान बच सके डॉक्टर आने से पहले तक। नेक्स्ट देखते हैं, शरीर का तापमान सामान्यतः होता है तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। आपको कहा कि कभी कभी 98.4 फ़ारेनहाइट रखा जाता है, बट अगर हम इसको देखें तो जब हमारा शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है 37 सेल्सियस होता है, तो अगर हम सेल्सियस को कन्वर्ट करते हैं फ़ारेनहाइट में तो हमारे पास 98.6 फ़ारेनहाइट निकल कर आता है। फ़ारेनहाइट को कन्वर्ट करते हैं सेल्सियस में तो 37 सेल्सियस निकल कर आता है, तो हमारा जो राइट आंसर रहता है वो रहता है 0.6 वाला। हमेशा याद रखेंगे, जब शरीर का तापमान सामान्य स्तर से ऊपर हो जाता है तो यह स्थिति ज्वर या बुखार कहलाती है। हाँ, बट तब ये कंडीशन बन जाती है कि आप 1.4 वाला टिक करके आए जब 0.6 वाला दिया नहीं होता, क्योंकि कुछ क्वेश्चनों की नेचर मैंने देखी है जहाँ पे 0.6 वाला होता ही नहीं है, तो उस स्थिति में आप क्या करेंगे? 0.6 वाला नहीं है, उस स्थिति में आप 0.4 वाले को लगाएंगे, ना कि आप इस वाले को लगा देंगे 19.2 को, ठीक है। नहाने का सबसे अच्छा साबुन वही होता है जिसमें, तो क्या होता है नहाने का सबसे अच्छा साबुन? तो यहाँ पे क्षार की मात्रा अधिक प्रयोग किया गया हो, क्षार की मात्रा का कम प्रयोग किया गया हो, जिसमें क्षार की मात्रा का प्रयोग ना किया गया हो, सभी गलत हैं। तो यहाँ पे नहाने का साबुन कौन सा सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा ये पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे रहेगा क्षार की मात्रा का कम प्रयोग किया गया हो, क्योंकि अगर क्षारीय होगा तो आपके लिए नुकसानदायक है, यानी
ठीक है, क्षार की मात्रा का कम प्रयोग किया गया हो। इसे देख लेते हैं, क्योंकि हम सभी साबुन से नहाते हैं। साबुन साधारणतः उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम के लवण होते हैं। नहाने के लिए एक अच्छे साबुन में नमी की उपस्थिति 10% से अधिक होनी चाहिए। अल्कोहल में विलय तथा क्षार की अल्पतम मात्रा होनी चाहिए, क्योंकि इसमें शरीर की खुजली, जलन तथा दरारें पड़ने की आशंका होती है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का कार्य नहीं है, तो क्या नहीं है? आर्थिक विकास, ठीक है, चिकित्सा सेवा देना, स्वास्थ्य, शिक्षा, प्रसार और संक्रामक रोगों पर नियंत्रण, ये सभी हैं, बट आर्थिक विकास नहीं है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर द्वारा मरीजों को देखने की सुविधाएं दिन में 2 बार कम से कम 4 घंटे सुबह और 2 घंटे शाम को दी जानी चाहिए। इसके अतिरिक्त आपातकालीन सुविधा दी जानी चाहिए। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के कार्य निम्नलिखित है: चिकित्सा देना, स्वास्थ्य, शिक्षा प्रसार, संक्रामक रोग नियंत्रण, पारिवारिक नियोजन, मातृ एवं बाल स्वास्थ्य। कार्यात्मक साक्षरता कार्यक्रम का उद्देश्य मूलभूत कौशल प्राप्त करने में निम्नलिखित में से किसमें निरक्षर वयस्कों को सामर्थ्य बनाना है? तो जो निरक्षर वयस्क हैं उनको क्या करना है? सामर्थ्य बनाना है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा उसे देखते हैं कि क्या रहेगा। तो पहला जो रहेगा वो हमारा पठन करना, फिर लेखन करना, लेखन कर लेंगे तब अंकगणित सिखाना, फिर रोजगार देना, यानी इतना सब कर लेंगे तब हम उन्हें देंगे। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो रहेगा ए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। परिचायिका को रोगी के अतिरिक्त किसका सर्वाधिक ख्याल रखना चाहिए? काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार रिपीट हो सकता है क्योंकि ये 2006 का है। तो परिचायिका को किसका ध्यान रखना है? तो अपने स्वास्थ्य का, क्योंकि वह स्वस्थ होगी तभी वह दूसरों की देखभाल कर सकेगी। परिचायिका को रोगी के अतिरिक्त अपने स्वास्थ्य का भी सर्वाधिक ख्याल रखना चाहिए। रोगग्रस्त या दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को आवश्यक परिचर्या कर्म प्रदान करने वाली महिला को परिचायिका कहते हैं। याद रखिएगा, जो आपको क्या करती है? आवश्यक परिचर्या प्रदान करती है रोगग्रस्त होने पर, उसे परिचायिका कहते हैं। नेक्स्ट है ड्रॉसिट का अर्थ है। ड्रॉसिट काफ़ी इम्पोर्टेंट है, तो इसका क्या अर्थ है ये पूछा जा रहा है। तो इसका उत्तर था रबड़ या मोमजामे के ऊपर बिछाई जाने वाली चादर। ठीक है, ड्रॉसिट का अर्थ होता है रबड़ या मोमजाम के ऊपर बिछाई जाने वाली चादर। रोगी यदि बिल्कुल उठ बैठ नहीं सकता है तो उसके लिए विशेष बिस्तर लगाया जाता है। इस प्रकार के बिस्तर में साधारण बिस्तर के अतिरिक्त कमर से घुटने तक की लंबाई का एक क्या होता है? मोमजामा या रबड़ सीट लगाई जाती है, जिसकी चौड़ाई चादर के बराबर होती है। इस मोमजामे के ऊपर एक छोटी चादर, जिससे कि ड्रॉसीट कहते हैं, लगाई जाती है। ड्रॉसीट एवं मोमजामा बिछाने की आवश्यकता इसलिए होती है जिससे कि रोगी के मल मूत्र द्वारा संपूर्ण बिस्तर गंदा ना हो। ड्रॉसीट यदि गंदी हो जाती है तो उसे सरलता से बदला जा सकता है। कोहनी तथा घुटने की पट्टी की चौड़ाई तो कितनी होती है? तो 7 सेमी होती है। कोहनी में और घुटने में अगर की पट्टी की चौड़ाई पूछी जाए तो वह 7 सेमी होती है, यानी 7 सेंटीमीटर होती है। तिकोनी और लंबी पट्टियां बनती हैं, परंतु सैद्धांतिक रूप से पट्टियां 2 प्रकार की होती हैं। याद रखेंगे, तिकोनी पट्टियां और लंबी पट्टियां। बाह्य रक्तस्राव को रोकने के लिए प्रयोग की जाती हैं तो लंबी पट्टियाँ, क्योंकि पट्टियाँ 2 प्रकार की होती हैं, तिकोनी और लंबी पट्टियाँ। तो जब बाहरी रक्त बह रहा है तो उसको रोकने के लिए हम लंबी पट्टियों का प्रयोग करते हैं। इन पट्टियों का द्वारा भी घाव को ढका जाता है तथा घाव पर दवा आदि को रोकने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। लंबी पट्टियाँ एक विशेष प्रकार के सूती कपड़े से बनाई जाती हैं। यह कपड़ा महीन तथा जालीदार होता है। इस कपड़े को गौज कहते हैं। ठीक है, इस कपड़े को क्या कहते हैं? गौज कहते हैं। आवश्यकता पड़ने पर मलमल, मार्किन या लट्ठे से भी लंबी पट्टियां बनाई जा सकते हैं। आपने देखा होगा घर में कॉटन के कपड़े से पट्टियां बना ली जाती हैं। जब डॉक्टर के जाने से या डॉक्टर के पास जाने से पूर्व हमें पट्टी की आवश्यकता होती है तो हम क्या करते हैं? सूती कपड़े से पट्टियां बना लेते हैं। सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए तिकोनी पट्टी की आवश्यकता पड़ती है। तो तिकोनी पट्टी कितनी? 2 पट्टियों की आवश्यकता पड़ती है।
सिर पर लंबी पट्टी बांधने के लिए 2 पट्टियों की आवश्यकता होती है। पट्टियाँ प्राथमिक चिकित्सा के लिए आवश्यक सामग्री हैं। पट्टियाँ 2 प्रकार की मानी जाती हैं, तिकोनी पट्टी, लंबी पट्टियाँ। लंबी पट्टियों द्वारा भी घाव को ढका जाता है तथा घाव पर दवा आदि को रोकने के लिए भी इनका इस्तेमाल किया जाता है। लंबी पट्टियाँ भी एक विशेष प्रकार के सूती कपड़े से बनाई जाती हैं। यह कपड़ा महीन तथा जालीदार होता है। इस कपड़े को गाज कहते हैं। इस कपड़े को क्या गाज कहते हैं। परिचारिका को ज्ञान होना चाहिए, तो इनमें से कोई नहीं। ठीक है। कोमल, हंसमुख, कठोर, तो ये कोई भी परिचारिका के मतलब प्रोफेशनल के लिए उपयुक्त नहीं है। तो परिचारिका को रोगी का उपचार नहीं करना होता है, परंतु उसके लिए यह आवश्यक है कि उस रोग के विषय में प्राथमिक ज्ञान आवश्यक है। इस प्रकार का समुचित ज्ञान होने की स्थिति में यह रोगी द्वारा कुछ लक्षण प्रकट होने पर ही उन लक्षणों से संबंधित आकस्मिक रोग का अनुमान लगा सकती है। गृह परिचारिका के कार्य हैं, तो क्या क्या गृह परिचारिका के कार्य हैं, तो यहाँ पे रोगी को स्नान कराना, रोगी को समय पर दवा देना, रोगी को समस्त जानकारी चिकित्सक को देना। तो जो रोगी है उसकी समस्त जानकारी चिकित्सक को देना, रोगी को समय पर दवा देना, स्नान कराना, तो उपयुक्त सभी गृह परिचारिका के कार्य हैं। सूखी पट्टी की जाती है, तो सूखी पट्टी कब की जाती है, तो जब क्या हो, रक्त प्रवाह को रोकने के लिए हमेशा सूखी पट्टी की जाती है। अगर कोई चोट लगी हो उंगली में या हाथ में नीला सा पड़ जाता है तो वहाँ पे गीली पट्टी की जाती है, जैसे कोई उंगली पिच जाती है तब। तो याद रखेंगे, सूखी पट्टी रक्त प्रवाह को रोकने के लिए की जाती है। पट्टियाँ प्राथमिक चिकित्सा के लिए आवश्यक सामग्री हैं। पट्टियाँ सामान्य रूप से सूती कपड़े से बनाई जाती हैं। पट्टियाँ द्वारा घायल अंग को सहारा दिया जा सकता है। घायल अंग पर दवा तथा रुई आदि का प्रयोग कर बहते हुए रक्त को रोकने का प्रयास किया जा सकता है। पट्टी बांधने में चोट वाले स्थान को आराम मिलता है। नेक्स्ट चलते हैं। पट्टी बांधने में लीफ गांठ का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि तो जो लीफ गांठ है उसका प्रयोग किया जाता है क्योंकि ये चुभती नहीं है, इसे आसानी से खोला जा सकता है। ये चुभती नहीं है, इसे आसानी से खोला जा सकता है। ठीक है। गांठ मुख्य रूप से 2 प्रकार की होती हैं, ग्रेनी गांठ और लीफ गांठ। पट्टी बांधने में लीफ गांठ का प्रयोग किया जाता है क्योंकि यह चुभती नहीं है, इसे आसानी से खोला जा सकता है। यह विशेष प्रकार की चपटी गांठ है। ये तिकोनी पट्टियाँ, झोलियाँ आदि बांधने में काम में लाई जाती है। याद रखेंगे, ग्रेनी को भी याद रखेंगे और लीफ को भी याद रखेंगे। सिर के लिए सामान्यतः पट्टी बांधी जाती है, तो यहाँ पे है तिकोनी पट्टी बांधी जाती है सिर के लिए। बहुत बार रिपीट हुआ है, 2013, 2021, 2016 इस तरह। अभिकथन कह रहा, स्वच्छता के क्लीन इन प्लेस पद्धति में उपकरणों को अलग अलग करने की आवश्यकता नहीं होती है तथा इसे आंशिक रूप से अलग किया जा सकता है। कारण कह रहा है, क्लीन इन प्लेस पद्धति में उपकरणों के भागों को एक पाइप सिस्टम के माध्यम से रासायनिक अवयवों में फैलाव के द्वारा स्वच्छ और साफ सुथरा किया जा सकता है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ए और आर दोनों सही है। ये यूजीसी नेट 2016 का। आकस्मिक घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है, तो तत्काल दी जाती है। प्राथमिक चिकित्सा का अर्थ ही यही है कि तत्काल डॉक्टर के आने से पूर्व दी जाने वाली चिकित्सा। आकस्मिक घटना के समय प्राथमिक चिकित्सा तत्काल दी जाती है। दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति को दुर्घटना स्थल पर विद्यमान अन्य व्यक्तियों द्वारा तुरंत कुछ आवश्यक सहायता प्रदान की जाती है। इस प्रकार की सहायता को ही प्राथमिक चिकित्सा कहा जाता है। प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की हालत को अधिक बिगाड़ने से बचाना है, यानी उसकी जान ना जाए ये कोशिश करनी है। इसलिए उसे क्या देते हैं, मतलब उसे तुरंत राहत के लिए क्या करते हैं, तत्कालीन चिकित्सा प्रदान की जाती है। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का मुख्य प्रशासनिक अधिकारी होता है, तो मुख्य प्रशासनिक अधिकारी प्रथम चिकित्सा अधिकारी होता है, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी। ठीक है। प्राथमिक केंद्र का स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है, क्योंकि ये शरीर को बनाता है। तो व्यायाम कैसा बनाता है, क्रियाशील व स्वस्थ बनाता है, इसलिए व्यायाम आवश्यक है। प्राथमिक चिकित्सा क्या है, तो प्राथमिक चिकित्सा की बात की जाए तो ये डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी को दी गई चिकित्सा को हम प्राथमिक चिकित्सा कहते हैं।
डॉक्टर के पहुंचने से पहले रोगी को दी गई चिकित्सा प्राथमिक चिकित्सा है। प्राथमिक चिकित्सा प्रदान करने का मुख्य उद्देश्य दुर्घटनाग्रस्त व्यक्ति की हालत को अधिक बिगाड़ने से बचाना है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है तो इनमें से दोनों, ठीक है, यानी वातावरणीय स्वच्छता और शारीरिक स्वच्छता, ये दोनों ही आवश्यक है। उत्तम स्वास्थ्य के लिए आप अच्छी वायु में रहेंगे, जलवायु में रहेंगे तो आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। आप क्या करेंगे, शारीरिक स्वच्छ रहेंगे, यानी खुद से स्वच्छ रहने की कोशिश करेंगे तो भी आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। ये PDF आपको हमारे टेलीग्राम तथा व्हाट्सएप पर मिल जाएगी। त्रिकोणीय पट्टियों को प्राथमिक चिकित्सा और गल पट्टी के लिए घर में रखना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। यह नीलन के चौड़े वर्गाकार टुकड़ों को मध्य से कण पर काट कर बना ली जाती हैं जिसकी माप होती है। तो यहाँ पे कुल मिलाकर आपसे क्या पूछा जा रहा है, त्रिकोणीय पट्टी की माप पूछी जा रही है जो कितनी होती है। तो यहाँ पे रखेंगे 36 से 40 इंच होती है, ठीक है। त्रिकोणीय पट्टी की माप कितनी होती है, 36 से 40 इंच होती है। ये किसकी बनी होती हैं, तो लिनन की, ठीक है, लिनन के कपड़े की बनी होती हैं या लिनन रेशे की बनी होती है। त्रिकोणीय पट्टियों को प्राथमिक चिकित्सा और गल पट्टी के लिए घर में रखना प्राथमिक आवश्यक, मतलब घर में रखना अत्यधिक महत्वपूर्ण है। ये लिनन के चौड़े वर्गाकार टुकड़ों के मध्य से कण पर काटकर बना ली जाती हैं जिसकी माप 36 से 40 इंच होती है। पट्टियाँ दो प्रकार की होती हैं, त्रिकोणीय पट्टी और लंबी पट्टी। जन स्वास्थ्य शिक्षा के सक्रिय संगठन है, तो यहाँ पर सक्रिय अगर संगठन की बात की जाएगी तो कौन रहेंगे, उपयुक्त सभी, ठीक है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, विश्व स्वास्थ्य संगठन और राज्य स्वास्थ्य विभाग तथा स्थानीय निकाय, तो ये सभी क्या होंगे, सक्रिय संगठन होंगे। वह स्थिति जिसमें प्राथमिक चिकित्सा देने वाले को उच्चतम प्राथमिकता देनी चाहिए, तो हमें उच्चतम प्राथमिकता देनी है। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा वो क्या रहेगा, ये है श्राव अवरोध, ठीक है। श्राव क्या है, अवरोध है। श्राव अवरोध की स्थिति में प्राथमिक चिकित्सा देने वाले को उच्चतम प्राथमिकता देनी चाहिए क्योंकि यदि रक्तस्राव को नहीं रोका गया तो व्यक्ति की तुरंत मृत्यु हो सकती है। भारत की 2001 जनगणना में स्पेशल नीड्स यानी विशेष आवश्यकताओं के व्यक्तियों की पहचान की और एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया। तो क्या महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है, तो यहाँ पे क्या महत्वपूर्ण कदम है, सभी निरक्षर यानी बिना साक्षरता व्यक्तियों की सूची बनाना, यानी हमने निरक्षरों की एक सूची बना ली जिससे कि हम उन्हें अलग कर सकें। यहाँ पे व्यक्तियों की पहचान कर उन्हें महत्वपूर्ण कदम उठाया गया, सभी निरक्षर यानी बिना साक्षरता व्यक्तियों की सूची बनाना, जिससे कि हम उन्हें क्या कर सकें, किसी न किसी माध्यम से उनके मतलब उनकी जो रहन सहन है, उनके जीवन स्तर को उच्च कर सकें। अब बात करते हैं विष की, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। विष यानी पॉइजन को खाने के बाद व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है। निम्न विषों में से कौन सा विष निंद्राकारी विष कहलाता है, तो अफीम जो है, अफीम को खाने से व्यक्ति को नींद आती रहती है, इसीलिए इसे निंद्राकारी विष कहते हैं। इसके वैज्ञानिक चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे अगर अफीम की बात की जाए तो ये क्या है, एक निंद्राकारी विष है। अफीम का वैज्ञानिक नाम क्या है, तो ये है लैक्रमा पापवेरियस, ठीक है, पापवेरियस, लैक्रमा पापवेरियस है। इसके पौधे में पॉपेवर क्या होता है, सोमनिफेरम के क्या पाए जाते हैं, लैक्टस को सुखाकर इसे तैयार किया जाता है। अफीम में 12% फार्मिन पाई जाती है जिसको प्रसंस्कृत करके आपने सुना होगा हीरोइन करते हैं, पर होता है हेरोइन, एक प्रकार का मादक पदार्थ है। ड्रग तैयार किया जाता है। अफीम मॉर्फिन, कोडेन और वेन जैसे अल्कोहलाइड्स का स्रोत होता है। इसके इस्तेमाल से एंटी एडिक्शन उपचारों और दवाइयों में किया जाता है। तो ये क्या है, तो राइट आंसर क्या है, यहाँ पे अफीम है, निंद्राकारी विष। इसका प्रयोग कहाँ किया जाता है, दवाइयों में किया जाता है। तभी हम कहते हैं कि दवा खाते ही हमें नींद आ जाती है या नींद आने लगती है, ठीक है, क्योंकि ये कैसा होता है, एंटी एडिक्शन होता है, एंटी एडिक्शन के उपचारों में किया जाता है। जिंक फास्फाइड एक जहर के रूप में डॉट के लिए प्रयुक्त होता है। तो ये किसके लिए प्रयुक्त होता है, तो ये है चूहों के लिए हम प्रयुक्त करते हैं। चूहा मारने जो दवा आती है उसमें किसका प्रयोग होता है, जिंक फास्फाइड का प्रयोग होता है।
जब अध्ययनस्थ विषय में संबंधित जानकारी उसके उपस्थित और अनुपस्थित होने के बारे में अंकित की जाती है तो उस शोध विधि को कहते हैं। तो उस शोध विधि को क्या कहते हैं? तो यहाँ पे कहते हैं जांच सूची कहते हैं। शोध कार्य में जांच सूची का बहुत महत्व। इसके द्वारा अनुपस्थित लाभ, हानि, सफलता, विफलता, निरंतरता, पूर्णता की जानकारी दी जाती है। तेज बहते हुए रुधिर को रोकने के लिए प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पे जो राइट आंसर रहेगा ये है बर्फ की पट्टी। यहाँ पे क्या है, अगर तेज रुधिर बह रहा है यानी खून बह रहा है तो हम क्या करेंगे? बर्फ़ की पट्टियों का प्रयोग करेंगे। इसके अतिरिक्त घुटने चोट व पैरों के दर्द में भी बर्फ़ की सिकाई से आराम मिलता है। विष खाने वाले व्यक्ति की पहली पहचान क्या है? तो अगर पहली पहचान की बात की जाए तो उसकी पुतलियाँ सिकुड़ जाना व फैल जाना है। आँखें अजीब सी हो जाती हैं। पुतलियों का सिकुड़ जाना या फैल जाना विष खाने वाले व्यक्ति की पहली पहचान है। विष ऐसे पदार्थों के नाम हैं जो खाए जाने पर श्लेष्मक झिल्ली, ऊतक व त्वचा पर सीधी क्रिया करके अथवा परिसंचरण तंत्र में अवशोषित होकर घातक रूप से स्वास्थ्य को प्रभावित करने या जीवन नष्ट करने में समर्थ होते हैं। इसके सबसे खतरनाक विष होता है। तो यहाँ पे सबसे खतरनाक अगर विष की बात की जाएगी तो वो हो जाएगा मस्तिष्क तथा तंत्रिकाओं पर प्रभाव डालने वाला विष। मस्तिष्क तथा तंत्रिकाओं पर प्रभाव डालने वाला विष सबसे खतरनाक विष होता है। भारत में जो विष साधारणतः प्रयुक्त होते हैं वे अफीम, संकिया, तूतिया, धतूरे के बीज और कार्बोलिक अम्ल इत्यादि। कुछ विष अम्लीय होते हैं जैसे प्रबल एसिटिक अम्ल, प्रबल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, प्रबल नाइट्रिक अम्ल और प्रबल सल्फ्यूरिक अम्ल तथा ऑक्सैलिक अम्ल। कुछ विष क्षारीय होते हैं जैसे एल्कलाइट और कुछ उदासीन होते हैं जैसे पारद के लवण, संखिया आदि। तो प्राथमिक चिकित्सा में निम्न गुण होने चाहिए। तो प्राथमिक चिकित्सक में कौन से गुण होने चाहिए? तो यहाँ पे उत्तम स्वास्थ्य एवं दृढ़ हृदय होना चाहिए। यानी रक्त बह रहा है तो वो उसे देख कर घबरा ना जाए। उस स्थिति में सबसे बेटर क्या है वो करे। तो इसलिए उसका हृदय भी कैसा होना चाहिए? मजबूत होना चाहिए, दृढ़ होना चाहिए। प्राथमिक चिकित्सा के लिए आवश्यक है कि मुख्य गुणों का परिचय निम्न है कि उत्तम स्वास्थ्य एवं दृढ़ हृदय, प्राथमिक चिकित्सा संबंधी समुचित जानकारी, सूझबूझ तथा दूरदर्शी यानी वो आगे तक की सोचे, विवेकशील तथा साधन संपन्न होना चाहिए, चतुर और दक्ष, शौर्यवान तथा आशावान, आत्मविश्वासी, सहानुभूतिमय तथा प्राथमिक चिकित्सक को स्थानीय भाषा का भी ज्ञान होना चाहिए। तभी वो वहाँ के लोकल लोगों की मदद कर सकेगा या मदद ले सकेगा। रासायनिक विष संक्रामक है। तो कौन सा रासायनिक विष संक्रामक है यहाँ पे? तो इनमें से कोई नहीं है। नीला तोता आपका क्या है? रासायनिक ना होकर प्राकृतिक है। ब्लीचिंग पाउडर और पोटेशियम परमैंगनेट। विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थों के द्वारा भी विष निसंक्रमण किया जाता है। ये पदार्थ ठोस, तरल तथा गैस तीनों रूपों में होते हैं। प्रमुख रासायनिक निसंक्रमक निम्नलिखित हैं: फिनाइल, कार्बोलिक एसिड, चूना, डीडीटी, क्लोरीन आदि। तो आज का सेशन हमारा कंप्लीट हुआ जिसमें हमने प्राथमिक चिकित्सा को देखा। प्राथमिक चिकित्सा से हर बार 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं, तो इस बार भी बनेंगे और इससे आगे नहीं जाएंगे प्राथमिक चिकित्सा से, क्योंकि इसमें हमने अब तक की जितनी बार मतलब प्राथमिक चिकित्सा से क्वेश्चन हुए हैं वो सभी रिपीटेड क्वेश्चन हमने पढ़ लिए हैं। तो हम इससे बाहर मतलब प्राथमिक चिकित्सा पर क्वेश्चन मिलना पॉसिबल नहीं है। तो आज के लिए बस इतना ही, और टारगेट वही कि 100+ और कुछ नहीं, क्योंकि आज ये टारगेट हमें हमारी सीट तक ले जाएगा। तो आज के सेशन में बस इतना ही। नेक्स्ट सेशन में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। वंदे मातरम, जय हिंद।